हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल द लर्निफाई में। आज हम लोग क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री जो सर महेश कुमार वर्णमाल जी के जो द्वारा लिखा गया है, जो महेश कुमार वर्णमाल जी के जो द्वारा जो लिखा गया है उसको आज डिस्कस करेंगे। बस अगर आप इतना इसको अगर कर लीजिएगा ना, इसको अगर आप इतना जो ये आधुनिक भारत है इसको अगर आप कर लीजिएगा तो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, अगर कोई भी एग्जाम हो, अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो एक आध अपवाद में वो होगा। आप लोग इतना कर लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन और ये बहुत ही बढ़िया समझ में आने वाला है आप लोग के। चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे हर एक एग्जाम में तो मतलब 4 से 5 या 5 से क्या, बीपीएससी ये सब में तो 25-25 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं डायरेक्ट एकदम। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे ना तो आपको शुरू में हो सकता है नहीं समझ में आए। ऐसा होगा नहीं, आप लोग एकदम आसान भाषा में एकदम आपको हम बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग देख रहे हैं, गांधी बाबा जी हैं, तो इनका भी बहुत योगदान है हमारे आज के दुनिया में। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें 8 चैप्टर आपको है, 8 चैप्टर पढ़ना है। तो एक एक चैप्टर करके हम लोग 8 दिन में इसको 8 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसका मतलब ये होता है कि कैसे कैसे यूरोप से लोग, हम लोग जो यूरोप से लोग कैसे कैसे इंडिया में कंपनी आया था और इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था। तो आज पहला चैप्टर यही पढ़ेंगे। फिर दूसरा है उत्तरवर्ती मुगल राजवंश, तीसरा नवीन राज्यों का उदय, चौथा ब्रिटिश संप्रभुता की स्थापना। मेन रूप से यहीं से स्टार्ट होगा, ये जो है ना यहीं से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 और इसको लास्ट तक आप देखिएगा, एकदम वीडियो शुरू से लास्ट तक आपको कुछ समझ में आएगा कि पहला फैक्ट्री कहाँ लगा था, कौन लगाया था, पहले कौन आया था, आखिर कैसे कैसे चल रहा था बैकग्राउंड में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए 34 जो बताया आपको कि यूरोपीय कंपनी कैसे कैसे आया था। तो यहाँ है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था ना, कुछ बैकग्राउंड बता देते हैं कि देश में होड़ लगा हुआ था है कि दुनिया को एक दूसरे का जानने का। पहले ऐसा नहीं है कि भारत था नहीं, कि भारत का खोजा गया है, भारत तो पहले था ही, लेकिन भारत जो यूरोप के लोग थे ना, वो भारत आने का उन लोग के पास मार्ग नहीं था कि कैसे भारत लोग के पास पहुंचा जाए। तो भारत का खोज अपने आप में ऐसा नहीं हुआ है कि भारत पहले नहीं था। भारत सबको उत्सुक था। पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या हुआ कि अब लोगों को जानने की, हाँ एक ऐसा भी देश है जहाँ बहुत राजा रजवाड़े, सोना चांदी ये सब रहता है, वहाँ बहुत प्रकार के, कोई सुना होगा, कोई जाकर सुनाया होगा। उसी तरह से तो सबसे पहले एक राजा थे पुर्तगाल और स्पेन में, पुर्तगाल में थे। उन्होंने पहले एक भेजा। देखिए चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पुर्तगालियों एवं स्पेनवासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल और स्पेन के लोग जो थे, सबसे पहले वो लोग ही खोज आरंभ किए थे। पुर्तगाल के राजकुमार द हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयास से ही भौगोलिक खोजों का अभियान को बल दिया गया। अब वहां के जो राजकुमार थे पुर्तगाल के, हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने ही इन लोग को बोला कि जाओ खोज करो, और उन लोग के लिए धन बल जो भी पैसा देने का बात होता है कि जाने के लिए भाई खर्च तो होगा ना, तो सबको नाव उपलब्ध कराया गया। अगला, पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में उत्मासा अंतरिप की खोज की, जिसे तूफानी अंतरिप कहा गया। उत्मासा अंतरिप यहाँ है कि आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट, ये है उत्मासा अंतरिप। यहाँ पे इसको बोलते हैं उत्मासा अंतरिप। आशा अंतरिप नाम था 1947 के बाद, पुराना नाम था उत्मासा अंतरिप। आगे ये देखिए यहाँ पे अफ्रीका में पड़ता है। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि तूफानी अंतरिप किसको कहते हैं, तो
उत्माशांत द्वीप को। 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की। भैया ये निकला हुआ था कोलंबस, 1400 सबसे पहले कोलंबस आया था। तो कोलंबस क्या किया ना, को निकला जैसे ही खोज में, वो पहुंच गया यहाँ अमेरिका की तरफ पहुंच गया। ये अमेरिका की तरफ पहुंच गया, यहाँ पे एक खोज है, वहां पे वो पहुंचते हुए वहां के लोग रेड रेड दिखते थे, इसलिए उसको रेड इंडियन कहा। वो अभी वेस्ट इंडीज कहलाता है। तो अगला है आगे, वास्को डी गामा पुर्तगाली ने उत्माशा अंतरिप केप ऑफ गुड होते हुए समुद्री मार्ग से 1498 ईस्वी में भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। देखो केप ऑफ गुड यहीं पे है, यहाँ पर पहुंचा पहले, फिर वहां से ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ हमारा देश भारत पहुंच गया। अब आगे, तो सबसे पहले देखिए, अब यूरोपीय देशों, पहले पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा यूरोप से भारत आए के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। सबसे पहले पुर्तगाल का शासक प्रतिनिधि के रूप में भारत आया, वहां का मतलब राजा जो बन के है वो प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। अगला वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, एगो नाविक था, व्यापारी था, इस सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पा डाबू, जिसे कालीकट बोलते हैं, उतारा था। कालीकट के हिंदू राजा ने पैतृक उपाधि जमोरिन थी, वहां का जो राजा था उसका जो नाम, असली नाम था वो हिंदू राजा था, उसका नाम था जमोरिन। आगे, अब जैसे ही वास्को डी गामा आया, उसको बहुत ही स्वागत अच्छे से किया, पूरा हाल मसाला जड़ी बूटी और बहुत सारा चीज ले जाने को उसको अनुमति भी दिया, और पूरा खान पियान किया, तो बहुत खुश हो गया कि अरे इतना अच्छा लोग होता है इंडिया का। वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट दिया। अब वास्को डी गामा क्या किया, आया था ना, तो लूटपाट के एगो अरबी एगो जहाज था, जमोरिन को उपहार में दे दिया। अब राजा तो खुश कि अब तो हमको एक जहाज मिला है, वो भी खुश हो गया। पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा वो भी खुश। ये तो है इंडियन राजा के, थोड़ा सा दे कर दो ना तो पूरा एकदम तुमको सबे करता है कि आओ जो करना है करो। अब वास्को डी गामा ने देखो का किया था। वास्को डी गामा जब था, वास्को डी गामा ने भारत से काली मिर्च लेकर, जो गोलकी जीरा बोलते हैं उसको, हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस ले गया। उसका जहाज का नाम था वो हेक्टर। पूछ देगा कौन सा जहाज से क्या ले गया था, काली मिर्च। वास्को डी गामा को इन वस्तुओं की बिक्री यात्रा व्यय निकालने के पश्चात 60 गुना, सोचिए 60 गुना, मान लो कि 10 रुपया का वो चीज ले गया था ना, तो वहां उसको 600 में बिका होगा। वही अगर 100 रुपया का ले जाएगा तो 6000 में, 60 गुना। अब पेट्रो कितना बहुत मुनाफा हुआ। फिर पेट्रो अल्बोरोज केब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पेट्रो पूछ देगा दूसरा पुर्तगाली कौन था। 1502 में फिर गया था, इतना लाभ कमा लिया ना कि फिर आया, और फिर 1502 ईस्वी में भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहला कोचीन में पहली फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र स्थापित की। देखो आपको दिखाते हैं कोचीन कहाँ है, ऐसे समझ में नहीं आया कोचीन है कहाँ, केरल में पड़ता है। 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री कोचीन में और दूसरा कन्नूर में 1505 में। देखिए यहाँ पे है कोचीन, आपको पड़ेगा इधर पड़ता है, केरला इधर है, इसमें तो नहीं दिखाया गया है, आपको अलग इधर दिखाते हैं आपको। कोचीन देखिए, पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो किया था कोचीन में, ठीक है। कौन, पुर्तगाली, कौन, वास्को डी गामा। अब आगे यहाँ थे, अब दूसरा देखिए, अब एक फ्रांसो डी अल्मीडा है। अब फ्रांसो डी अल्मीडा कौन है, अब वहीं का एगो था फ्रांसो, 1505 में, 1505 तक रहा, 9 तक रहा था। फ्रांसो डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली
वायसराय बनाकर भेजा गया। अल्मीडा का इसका जो वायसराय मतलब बहुत ही बड़ा पद होता है। अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्ण व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति के नाम से जाना जाता है। उसका मेन उद्देश्य था कि जो भी अगर हिंद महासागर से लगा हुआ जो भी क्षेत्र है ना, उसमें उसको शांति ढंग से मतलब कि व्यापार करना था। उसको अशांति मार काटे सब करके नहीं करना था। उसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। 1508 ईस्वी में अल्मीडा संयुक्त मुस्लिम नौ सैनिक बेड़े गुजरात प्लस मिस्र प्लस तुर्की के मध्य चौल के समीप युद्ध हुआ, जिससे अल्मीडा पराजित हुआ। अब सोचो 3 के बाद में मिल जाएगा तो ये के धर के पूछिए न देगा। तो उसी तरह से हार गया, चौल के युद्ध हुआ और ये हार गया। 1509 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौ सैनिक बेड़े को पराजित किया। और अब जो मुस्लिम 1509 में फिर ही आया कि हार गया तो क्या फिर ही जाएगा, हारा वही जो लड़ा नहीं, फिर गया उधर के अब की धगच दिया। अब 1687 ईस्वी में महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में इसमें परिवर्तित हो गया। पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अब मतलब इस पर कब्जा हो गया। पुर्तगाली सागर कहने का मतलब जो हिंद महासागर था ना, ये पुर्तगाल के कब्जा में पूरा आ गया। अब अल्फासो डी अल्बुकर्क अगला जो था, अगला था अल्फासो डी अल्बुकर्क। अल्मीडा के पश्चात जो अल्मीडा था उसके पश्चात अल्बुकर्क पुर्तगाली को वायसराय बना। वो चला गया तो उसको अल्बुकर्क को वायसराय बनाएगा। उसने कोचीन के पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। केरल जो कोचीन जो पहला जहाँ फैक्ट्री स्थापित हुआ था 1505 में 1503 में, उसको ये अपना मुख्यालय बना दिया। अल्बुकर्क को जो अल्बुकर्क है 1509 से 15 पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आएगा तो ज्यादा दिन तक यही रुका था। आगे अभी बहुत सारा काम किया था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया। अल्बुकर्क था बीजापुर के जो सुल्तान आदिल शाही यूसुफ सुल्तान थे, उसको गोवा को जीत लिया था। अब थोड़ा सा देखिए कैसे कैसे थोड़ा सा हम ये फिगर में आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए स्पेन और पुर्तगाल है। यहाँ से चला था ऐसे 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 चला, वास्को डी गामा ऐसे ऐसे आया और यहाँ से होते हुए मोजाम्बिक मोहवाना मिलिंदी से कप्पा डायू बंदरगाह कालीकट यहाँ पे पहुंचा हूं। तो ये क्या किया था ना, यहाँ से कोलंबस भी निकला था तो इधर चला गया था, ये चला गया था, ये चला गया था अमेरिका में चला गया था, यहाँ पर पहुंच गया था। ये ससुरा के जाना था इधर और चल गया ये ने इसको खोज किया था। अमेरिका का खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये किया था वेस्ट इंडीज का खोज किया था। अमेरिका का खोज किया था अमेरिकी वेस्पूसी को वैज्ञानिक था नाविक, वो किया था। यहाँ पे केप वर्डे द्वीप है, ये है अफ्रीका महादेश। वास्को डी गामा देखिए यात्रा प्रारंभ किया था जुलाई में और सितंबर 1499 में 2 साल बाद गया था। 1498 में पहुंचा था 1 साल बाद। अब अगला आगे देखिए पुर्तगाली हो गया। अब कौन कौन देखिए फैक्ट्री कहाँ पे है, तो कालीकट यहाँ पर पहुंचा था बंदरगाह पर। यहाँ से यहाँ कोचीन में फैक्ट्री स्थापित किया। ये देखिए यहाँ से गोवा से जीता था, इसको बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया था इसको। यहाँ से ये है इंडियन ओशियन, सॉरी यहाँ पे है, हाँ ये है इंडियन ओशियन में है। आगे आगे पढ़ेंगे, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव, पूछता है कि अल्बुकर्क किसके शासनकाल में, जो विजयनगर का जो साम्राज्य के जो सबसे ज्यादा जो प्रतापी शासक थे वो थे कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया। पहले सबसे पहले सोचता है वो किला बनाने के लिए सोच लिया, तो किला बना लिया, वो स्थापित करना चाहता था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण कर दिया।
मलक्का एक स्ट्रेट भी है, उसके फारस की खाड़ी में स्थित हॉर्मुज पर 1515 ईस्वी में कर लिया, अधिकार कर लिया इसको। अब अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, वो चाहता था कि एकदम यहीं पर पुर्तगाली लोग के ला के सबको बैठा दें। इसलिए उन्होंने क्या किया ना कि अब उसने दिमाग लगाया कि काहे ना हम वो पुर्तगाली लोग आके इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1505 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का उन्होंने निर्माण किया, जिसका कौन किया था? अल्बुकर्क ने। सेंट जोबियर चर्च। यूपीएससी में आ गया था क्वेश्चन कि कौन सा। देखो सबसे पहले सती प्रथा अल्बुकर्क, देखो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया कि सती को मरना नहीं। 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात पुर्तगाली भारत की सबसे प्रबल शक्ति बन चुका था, जल शक्ति। कहने का मतलब कि वहां उसको हराना मुश्किल टाइप के था। अब आया नोनो डी कुनहा। नूनो डी कुनहा 1529 से 38 ईस्वी में। इसने 1530 में सरकारी कार्यालय जो कोचीन से गोवा इसको शिफ्ट किया। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। वो दोनों कोचीन से शासन कर रहा था, जो गोवा से जीता था अल्बुकर्क, उसको फिर अब गोवा को इसको ये बना दिया। आगे अब नूनो डी कुन्हा जो था, कुन्हा ने 1534 में कृष्णा बेसिन पर 1535 दिखाएंगे कृष्णा बेसिन कहाँ, 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हो गया, परंतु वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का संघर्ष हुआ, जिसमें बहादुर शाह समुद्र में डूब गया, मर जाएगा अब का। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया, जो समुद्र के किनारे जो राज्य था, साम्राज्य था उसको। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। टैक्स लगाने लगा, जो व्यापार व्यापार होता था उस पर वो लोग टैक्स अब जो भी जाएगा इस पर टैक्स लगाएंगे। पुर्तगालियों ने कॉर्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। अपने पुर्तगाली अपने आप को सागर को स्वामी, जो है से हम ही हैं, उसके स्वामी है, कुछ आ जाएगा ना धर के तो स्वामी बन जाएगा। कार्टेज अर्मेडा ने व्यवस्था को उचित ठहराते थे। अब कार्टेज अर्मेडा जो थे वो लोग ये व्यवस्था करते थे कि सही है, ठीक है, स्वामी रहो, बने रहो। अब कॉर्टेज, देखो एक शब्द आता है कॉर्टेज, किसको भी बोलते हैं। अब इस व्यवस्था में क्या होता है ना, कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कॉर्टेज यानी कि परमिशन के बिना आदेश के, बिना अरब सागर से नहीं जा सकता था। कॉर्टेज होता है कि अब मान लो कि जा रहा है, जहाज जा रहा है समुद्र रास्ते, तो बिना पूछे वो दूसरा जो साउथ चाइना सी में जाना है तो उधर नहीं जाएगा। अब काफिला व्यवस्था, एक और व्यवस्था, कॉर्टेज समझ लिया, अब काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों को जहाजों का एक काफिला, बड़ा समूह होता था, जिसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। अब काफिला में क्या होता था ना कि उसको सुरक्षा के लिए पुर्तगाली उसके साथ साथ जाएंगे, उसको रक्षा करेंगे। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय इंस्टीट्यूशन ऑफ इनक्विजिशन की स्थापना की गई। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जोबियर भारत है। संत जोबियर बहुत बड़ा ईसाई धर्म इनको माना जाता है। पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार करने का श्रेय दिया जाता है। पुर्तगाली लोग भारत और जापान के बीच जो है श्रेय दिया जाता है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से ये क्या क्या भारत लाए थे? तंबाकू लाए थे, आलू लाए थे और मकई लाए थे मध्य अमेरिका से। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया। देखो आया तो कैसे, आज जो हम लोग छाप करते हैं, इतना जो प्रिंट धकाधक करते हैं, इसमें पुर्तगालियों के प्रिंटिंग प्रेस ला दिया। तो भाई कुछ फायदा भी हुआ है, नुकसान, फायदा ज्यादा हालांकि नुकसान हो गया है। अब अनानास, पपीता, बादाम, ये कभी कभी पूछ देता है, काजू, मूंगफली, शकरकंद, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया नाम है, लीची, संतरा,
पुर्तगालियों की देन थी। देखिए अनानास को पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, जिन्होंने उन्हें अन्य देशों से प्राप्त किया था। अन्य देशों से लाला के यहाँ धर के खूब धंगच के खाए थे आपका। अब देखिए आगे कौन कौन कंपनी देखिए सबसे पहले आया था। पहले पुर्तगाली लोग आए होंगे। तो सबसे पहले कंपनी है, देश का नाम है, कब स्थापना हुआ था उसका, वो है सबसे पहला पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो एस्तादो द इंडिया में पुर्तगाल देश का था। 1498 ईस्वी में कालीकट में एफडी अल्मीडा गवर्नर लाया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग एंड, पूछ देता है कभी कभी, ये ब्रिटेन का था। 1600 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पे आया था, सर टॉमस रोल आया था इसको। अगला जो कंपनी है डच, पहला तीसरा बार में डेनिश डच लोग आए थे। हॉलैंड 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम, ये देखिएगा मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे वीरनिच ओ। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था डेनमार्क का, जो 1616 में। सुतानाती, सुतानाती पड़ता है वेस्ट बंगाल में पड़ेगा शायद, देख लीजिएगा, डिहस्तमान में। फिर आया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस 1664 में। तो सबसे लास्ट में आया था फ्रांसीसी, सूरत में आए थे ये लोग कॉल्बर्ट मार्टिन के द्वारा। फिर आया था स्वीडन के लोग, स्वीडिश 1731 में, घोनबर्ग, विलियम यूसेलिक्स। अब देखिए क्रम में पूछ देता है कौन सबसे पहले आया। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर ब्रिटिश आया था, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो पुर्तगाली के बारे में तो खत्म कर दिए। अब आइए नेक्स्ट आता है डच। पुर्तगालियों के पास डच भारत आए, जो नीदरलैंड, हॉलैंड जो नीदरलैंड उसको बोला जाता है, वहां का मूल निवासी थे। प्रथम डच कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा देश में पहुंचा। सुमात्रा जावा इंडोनेशिया के पास आता है, वहां पर पहुंचा। कंपनी ने हॉलैंड की सरकार 21 वर्षों के लिए और भारत के पूर्वी जगत के साथ व्यापार, आक्रमण क्षेत्रों पर अधिकार का संबंध व्यापार किया। मतलब कि 21 वर्षों तक आया और उन्होंने पूर्वी जगत पे जो भी है उसका क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसके संबंध में अधिकार प्राप्त कर लिया। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना कर दिया। कंपनी का मूल नाम वीओसी, इसका फुल फॉर्म होता है वर्जिनाइड ऑस्टिंडिच कंपनी था। कंपनी के संचालन के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया। देखो कैसे कैसे आकर स्थापना करेगा। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है। 1605 ईस्वी में डच पुर्तगाली अम्बेयाना पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे मसाला द्वीप को, यानी इंडोनेशिया को मसाला द्वीप बोला जाता है, उन्हें पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब 1610, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट, दिखाएंगे पुलिकट कहाँ है, चंद्रगिरी के राजा, एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की था, इसे अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के पंगोड़ा की ढलाई की थी। डच का स्वर्ण सिक्का पूछ देगा, क्या था, पंगोड़ा। डचों ने जकार्ता को जीतकर इंडोनेशिया के पास जो है 1619 ईस्वी में यहाँ बैटेविया नामक नगर बसाया। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत एवं 1641 ईस्वी में विमुलीपत्तन फैक्ट्रियों की स्थापना की। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में 1627 ईस्वी में की गई। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। यही लोग तो घुसाया था कि हमको मतलब कि टैक्स दो, कर दो। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागीपट्टनम में डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौर, वेंगुर्ला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। कोचीन, कन्नौर, वेंगुर्ला।
डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, उन्हें व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब देखिए आगे। डचों ने मसालों का स्थान भारतीय कपड़े को निर्यात का अधिक महत्व। जब पहले क्या किया था ना, वो लोग आया था तो मसाला, पुर्तगाली लोग तो मसाला पर ज्यादा ध्यान दिया था। ये लोग क्या किया कि कपड़ा, भारतीय कपड़ा जो सूती कपड़ा होता है कपास का, उसको निर्यात किया। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों के वेतन पर रखा गया। भारतीय वस्त्रों का निर्यात, वस्तु बनाने का श्रेय डचों का जाता है। डच लोग, पुर्तगाली नहीं, डच लोग। अब 1759 में अंग्रेजों के साथ बेदरा, माने बेदरा एक जगह है बंगाल में, वहां पर युद्ध हुआ जिसमें डच पराजित हुआ। इस पराजय ने भारत में उनकी शक्ति समाप्त कर दी। बहुत ही मार मारा था ये लोग के, तो हार गया था। डच का व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कॉर्टेल पद्धति पर आधारित था। कॉर्टेल पद्धति पर डच का। अब देखिए कौन कौन सा कहाँ पे इनका केंद्र था, तो वो बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोचीन है, यहाँ पे कालीकट है, यहाँ पे कन्नौज जो अभी बताए हैं, गोवा है, यहाँ पे सूरत है, यहाँ पे पुलिकट है जो अभी बताए थे, यहाँ पे मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वो है। यहाँ पर देखिए नागपट्टनम यहाँ पे है, तो ये है, आपको देख लिए। आगे डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह व्यापारिक इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता था। मतलब उसको जितना लाभ दिया जाता था, जितना लोग जो साझेदारी लोग था, व्यापारी लोग, उसको उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता था। लगभग 200 वर्षों में इतिहास में डच कंपनी ने अपने हितधारकों को औसत रूप से 18% का लाभ दिया था। बोला कि 18% सबको, एवरेज मतलब सबको इतना लाभ हुआ है। अब है अंग्रेज, तो जानबे कर रहे हैं कि अब अंग्रेज मतलब इंग्लिश लोग कैसे कैसे राज करेगा, देखिएगा। डचों के पश्चात अंग्रेजों का आगमन हुआ भारत में। अंग्रेजों की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा और मलक्का के लिए हुई थी, जिनका उद्देश्य था पहले कि मसाले के व्यापार से एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना था। मतलब कि सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इन व्यापारियों ने पूर्व का देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। अब मान ली बहुत लोग एक जगह बोला कि चलो मसाला ये सब पर अधिकार प्राप्त करते हैं, तो इन्होंने वो कंपनी बनाया। इस कंपनी का नाम गवर्नर कंपनी ऑफ द मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज का। यही बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम हो जाता है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एकमात्र चार्टर द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। वहां के जो महारानी थे एलिजाबेथ, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को इसको बोला कि जाकर तुम व्यापार अकेला करवाओ, कोई नहीं जाएगा। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की, इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक, 24 अन्य सदस्य होते थे। यह समिति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के जान जाती है। पूछा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितना सदस्य थे, 24। ये सब याद रखिएगा। 1601 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी का जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचा। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। हेक्टर के कैप्टन जो हॉकिंस थे, उनके नेतृत्व में हेक्टर नामक, पूछ देता है कि कौन सा जहाज का नाम क्या था, हेक्टर। जॉन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसे समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस जहांगीर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। हॉकिंस को तुर्की फारसी भाषा दोनों का ज्ञान था। उन्होंने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात किया था, तो और भी सब कोई खुश हो गया था। जहांगीर ने उन्हें 400 का मनसब प्रदान कर दिया। सोचो कि कितना बुड़बक लोग पहले होता था, एगो भाषा खाली बोल दिया तो उसको
हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित किया था। इसमें अनुमति मांगा था। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, परंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्वक कारनामों और सूरत के सौदागर का विरोध करने अनुमति रद्द कर दिया। हॉकिंस को जहांगीर ने प्रसन्न होकर इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया था। कहा गया कि हॉकिंस ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए तो बोल ही देगा, लेकिन पुर्तगाली लोग विरोध किया कि नहीं दो नहीं दो, तो ये लोग नहीं किया। 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजों की बेड़ों को परास्त कर दिया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ। अब 1600 का कैप्टन जो मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों को हरा दिया, तो अब तो ये तो बहुत खुश हो गया, यार इससे शक्ति इसको हरा दिया तो अब ये लोग का ये है क्या। अब 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। यहीं से तो पूरा इंग्लिश लोग मतलब भारत को गुलाम बना दिया है। इसके पहले 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1611 में मछलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का एक प्रमुख, वहां पर जो गोलकुंडा का राजा थे ना, उसका एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से अंग्रेजी स्थानीय सूती वस्त्रों को खरीदकर फारस माने फारस जो खाड़ी है वैंटन भेजते थे। यहाँ अंग्रेजों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रिश्वत की मांग करने लगे। इन समस्याओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1629 में अमरगांव में दूसरी कोठी खोली। अब लोग उस पर घूस मांगने लगा था। अमरगांव पुलिकट यानी डच बस्ती से कुशी मील दूर उत्तर दिशा में स्थित था। अब 1632 में गोलकुंडा में सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया। इसके अनुसार 500 पैगोड़ा माने सोना के भाव, पैगोड़ा बोलता था सोना, वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति दी गई। अब 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास बोला तमिलनाडु में, चेन्नई मद्रास को पट पर लिया था। वहां एक किलाबंद कोठी बनाई। इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज पड़ा। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की। हुगली रहता है कोलकाता को। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई द्वीप दे दिया। बाप रे बाप, सोच रहे हैं इतना खुश हो गया था। 1668 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स II ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया। बंबई के जो गवर्नर थे गेराल्ड ओंगियर 1669 से 1677 ईस्वी में बंबई का वास्तविक संस्थापक था। गेराल्ड ओंगियार बंबई का संस्थापक। हुगली का अधिकार के पश्चात अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना और राजमहल कारखाने स्थापित किए, जबकि इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया। अब 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंदर 1698 ईस्वी में 2 अन्य कंपनियां स्थापित की। इसमें एक जनरल सोसाइटी और दूसरा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। अब 1688 ईस्वी में न्यू कंपनी, 1698 ईस्वी में जनरल सोसाइटी और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग इन द कंपनी नामक कंपनी 1708 ईस्वी में तीनों एक में मिल गया। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग लंदन का जन्म हुआ और तीनों मिलकर एगो कंपनी का नाम। कंपनी का यह नाम 1833 ईस्वी तक रहा। 1833 के चार्टर का नाम, ये भी कंपनी का नाम जो बताया था आपको कि यही चार्टर के बाद इसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कर दिया गया। बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां देखो, बंगाल में कैसे कैसे राजनीतिक गतिविधियां हुआ था। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1691 ईस्वी में उस समय प्राप्त हुआ जब ग्रेबियन बॉटन ने, जो बंगाल का सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, जो ग्रेबियन बॉटन था वो जो बंगाल के सूबेदार शाह शुजा थे उनके दरबार चिकित्सक में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया था। अब देखो कैसे कैसे ये लोग बसेगा, बंगाल से ही तो सब हुआ था।
इसके द्वारा 3,000 रुपए में वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई। 1656 ईस्वी में एक दूसरा निशान मंजूर किया। इसके अंतर्गत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति पुनः पुष्टि की गई। कंपनी ने शाइस्ता खान से 1672 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया, उसे अदा न करने की छूट प्रदान की गई। बादशाह औरंगजेब 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें यह आदेश दिया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग न करे और न उसे व्यापार पर कोई बाधा उत्पन्न करे। यही में तो अंग्रेज लोग इधर के इंडिया को गुलाम बना लिया है। इसमें यह भी आदेश था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में लिया जाएगा। ये कर होता है जजिया, जो कि हिंदू धर्म से मतलब लिया जाता है। अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने के पश्चात उन्हें हुगली से भागना पड़ा। हुगली को लूट लिया, अंग्रेज इतना मार मारा ना, धर के दौड़ा दौड़ा के रगेद रगेद के मारा। जब चौड़नक ने अगस्त 1690 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की, इस प्रकार ब्रिटिश में भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी। अब देखो आगे। बंगाल का सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को, ये तीनों को मिला के आज बोला जाता है कोलकाता, तीनों को एक जमींदारी इसको प्रदान किया। शान शाह ने अंग्रेजों को इंग्लैंड के सम्राट सम्मान में उक्त किलाबंद व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा। सर चार्ल्स आयर ने फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने। 1700 ईस्वी में यह प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। 1774 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की यह राजधानी रही। एक नॉरिस मिशन आता है, 1698 में नॉरिस मिशन। अब नॉरिस मिशन क्या था? 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम द्वितीय एक अन्य कंपनी स्थापित की, जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। अब अगला मिशन मतलब कि लोग को भेज रहा है, उसको अगर व्यापार स्थापित करने के लिए उसको मिशन बोल दे रहा है कि मिशन पर जा रहे हैं। जॉन सरमन मिशन। कंपनी ने 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। इस प्रतिमंडल ने कंपनी को अंग्रेज के समय प्राप्त विशेष अधिकारों को बनाए रखने के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का ढालने और कलकत्ता के समीप 38 गांवों को खरीदने की अनुमति देने की याचना किया था। इस दूत मंडल ने एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन, ख्वाजा सहदुन नामक आर्मेनियन दुभाषाई था। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियार को एक दर्दनाक बीमारी सफल इलाज करने में सहायता की। अब इलाज करा दिया, अब तो ये तो खुश हो जाएगा फर्रुखसियार। देखिए आगे। इसके परिणाम स्वरूप फर्रुखसियार ने अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया तथा 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया। इसके अंतर्गत 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट दे दिया गया। अब मुक्त व्यापार बिना किसी के 10,000 रुपए वार्षिक कर के टैक्स के बदले कंपनी को सूरत में सभी कर से मुक्त किया गया। बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा दे दी। अब क्या चाहिए, सब पर तो अधिकार हो ही रहा है। अब ब्रिटिश इतिहासकार जैसे ऑर्स ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र का पूछता है कि मैग्ना कार्टा, तो ये जो 3 वो चीज था ना, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब यहाँ के आदेश मिल गया। इस अधिकार से अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ हुआ, जिससे उन्होंने संपूर्ण भारत में अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास हुआ। अब डेनिश। अंग्रेजों के पश्चात डेन भारतीय व्यापारी ने, अंग्रेजों के पश्चात कौन आया? अब डेनिश लोग आएगा, जो बताया था ऊपर। 1616 ईस्वी में भारत आया था। डेन ने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले में त्रावणकोर यानी में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। पूछ देता है डेनिश कंपनी कब? त्रावणकोर में।
बंगाल में श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था बंगाल में। एक स्वीडिश ईस्ट कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई, परंतु उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित किया। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां कंपनी को बेच दिया और भारत से चल गई, ज्यादा लूटपाट ना किया था। अब फ्रांसीसी असली देखो ये है, असली जो सबसे पहले आया था वो सबसे बाद में गैबो किया था। और लुईस 16वां के मंत्री कॉलब्रेट के सरकार था सहायता 1664 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द इंडेंस ओरिएंटलिस की स्थापना की गई। फ्रांसीसी सर्वप्रथम मेडागास्कर द्वीप पहुंचे थे, परंतु वहां उपनिवेश करने में असफल रहे। फ्रांस में एक दूसरा दल 1667 ईस्वी में रवाना हुआ। इसका नायक फ्रैंको कैरो था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी सन 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित किया गया। पूछता है कि सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी कहाँ था, तो सूरत। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सेंट टोमे को जीत लिया, परंतु अगले वर्ष उनका नौसेना दोलाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों से की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हो गया। जीत तो लिया था लेकिन फिर दोनों मिल गया तो धर के हार गया। अब दो को मिलेगा कोई आदमी तो एक तक पूछिए ना देगा धर के। अब डचों को सेंट टोमे देने के लिए बाध्य हुआ, फिर दे दिया। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लेस्पी ने, यह गैर पेशेवर सैनिक था जो एडमिरल दिलाहे के साथ आया था, वलीकोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान को लोदी को एक छोटा सा गांव प्राप्त कर फ्रांसीसी बस्ती स्थापित किया जिसे पंडिचेरी के नाम से जाना जाता है, जो आज यूनियन टेरिटरी है। यह पूर्ण रूप से किलाबंदी बस्ती थी। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख नियुक्त हुआ। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पंडिचेरी ले लिया, परंतु रिजविक की संधि द्वारा इसे वापस लौटा दिया गया। फिर एक संधि, बार बार के लड़ाई झगड़ा, फिर संधि करके फिर उसको वापस करना था, हो जाता था। बार बार संधि में तो पूरा देश बर्बाद हो गया। बंगाल का सूबेदार संस्था खान 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दिया था, जहां 1690 से 92 ईस्वी तक उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी स्थापित किया था। आगे फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार केरल के लिए तट पर माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल, ये भी केरल के पास पड़ता है, पर अधिकार कर लिया। पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व फ्रांसीसियों के सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया पांडिचेरी को, तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामले का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना, सबसे जो काम ज्यादा फ्रांस का प्रसिद्ध हुआ था डुप्ले। इन यूरोपीय कंपनियों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ। अंग्रेजी कंपनी सफल रही और 200 वर्षों तक भारत में व्यापार के लिए शासन किया था। बस यहाँ से खत्म हो गया ये। बस इसको आप लोग, बस इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, जितना करवाएगा। और इसमें कुछ कुछ जो चीज है ना, जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए कुछ कुछ आप लोग चीज बता दे, कहाँ कहाँ कैसे कोई कोई जो था ना कि इसमें कोई चीज होता है कि माइंड मैप से, इसमें मैप के थ्रू याद हो जाएगा। अब देखिए जाफना यहाँ था, त्रिकनूल था, नागपट्टनम था, कराईकल जो है तमिलनाडु में पड़ता है यहाँ पर था, पुलिकट जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मद्रास 1639 में चेन्नई, अब माहे यहाँ पे है, कालीकट यहाँ पे है, तो यही सब याद रखिए। मछलीपट्टनम जो यहाँ पे है, अब सूतानाती गोविंदपुरी सब देखिए यहाँ पे होगा, चंद्रनगर हुगली जो बोलते हैं, तो ये देखिए माइंड मैप से देखिएगा। यहाँ पे चंद्रनगर था, हुगली था, चिंसूरा, सूरत देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वीडियो का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसको बस एक एक चीज पढ़ते जाइए। इसमें एक क्वेश्चन भी आपको अगर इतना कर लीजिएगा ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। एनसीईआरटी जो होता है ना, वरदान जो बोलते हैं ना, वरदान उस तरह का होता है। सबका बाप जो होता है वो एनसीईआरटी ही होता है।
यहीं से क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से ही पूछता है। यहाँ पर चैप्टर 1 समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट में, तो चैप्टर वाइज सभी चीज आपको करवा देंगे। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर जो इसका है ना, अब बस इतना, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरी नहीं पड़ेगा, आपको याद भी हो जाएगा, पढ़ते जाइएगा और कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जो भी आपको अगर दिक्कत लगे समझने में, चाहे जो भी हो, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा सेशन। अगर अच्छा नहीं लगा तो और इसमें सुधार करेंगे, अगला वीडियो से और अच्छा ही वीडियो आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। और हाँ, अगर ये चीज़ अगर और अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे अगर कोई भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बाकी ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज 16 अगस्त था। ठीक है, तो समाप्त करते हैं वीडियो को यहीं पे।